हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर कोमल सिंह चौहान और आज की वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है नॉन स्टेट एक्टर्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस एंड देयर रोल। इसमें हम समझेंगे कि नॉन स्टेट एक्टर्स क्या होते हैं, कौन कौन नॉन स्टेट एक्टर्स का पार्ट होते हैं और इनका क्या रोल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। नॉन स्टेट एक्टर्स के मीनिंग को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि इंटरनेशनल रिलेशन में दो तरीके के एक्टर्स होते हैं। पहले होते हैं स्टेट्स और दूसरे होते हैं नॉन स्टेट एक्टर्स। स्टेट्स तो ऐसी टेरिटरीज होती हैं जिनको सरकार के द्वारा चलाया जाता है, इनके पास सॉवरेनिटी होती है और एक परमानेंट पॉपुलेशन होती है। तो स्टेट्स जो होती हैं वो प्राइमरी एक्टर्स होती हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, लेकिन नॉन स्टेट एक्टर्स भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ऐसा नहीं है कि वो इनसिग्निफिकेंट है। ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल्स होते हैं जो किसी भी प्रकार से सरकार से अफिलिएटेड नहीं होते हैं। ना तो गवर्नमेंट्स उन्हें डायरेक्ट करती हैं, ना ही वो उनको फंड देती हैं। ये ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल्स काफी ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। इनके पास कैपेबिलिटी होती है, इनमें पोटेंशियल होता है कि वो दूसरे देशों के एक्शंस को प्रभावित या इन्फ्लुएंस कर सके। ये बेशक पावर की हिरार्की में स्टेट एक्टर से नीचे हो और ना ही इनके पास मिलिट्री फोर्स को यूज करने का लीगल राइट हो, बट डिस्पाइट दैट ये दूसरे देशों के एक्शंस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इनके पास पोटेंशियल होता है दूसरे स्टेट एक्टर्स के एक्शंस को इन्फ्लुएंस करने का। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो पर्लमैन एंड कनिंघम ने नॉन स्टेट एक्टर्स की डेफिनेशन दी है, जिसमें उन्होंने नॉन स्टेट एक्टर्स को एक ऐसा ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल एक्टर बताया है जो स्टेट से तो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता है, बट ऐसे एम्स या उद्देश्यों को वो परस्यू करता है जिनसे स्टेट्स के जो इम्पोर्टेंट इंटरेस्ट्स हैं उसको अफेक्ट किया जा सकता है। तो नॉन स्टेट एक्टर्स ऐसे ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल एक्टर्स होते हैं जो स्टेट से तो कनेक्टेड नहीं होते हैं, बट ऐसे एम्स को वो परस्यू करते हैं जो एक देश के हितों को प्रभावित करते हैं। तो हम सम अप कर सकते हैं ये कहकर कि नॉन स्टेट एक्टर्स ऐसे इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली या सोशली पावरफुल होती हैं। ये नेशनल और कभी कभार इंटरनेशनल लेवल पर लिए जाने वाले डिसीजंस को इन्फ्लुएंस या प्रभावित भी कर सकती हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली या सोशली पावरफुल होती हैं। और ये एक्टर्स किसी पर्टिकुलर कंट्री या स्टेट से अफिलिएटेड नहीं होते हैं। नॉन स्टेट एक्टर्स का बेस या हेडक्वार्टर किसी पर्टिकुलर स्टेट में हो सकता है, बट इनकी जो एक्टिविटीज होती हैं वो दूसरे स्टेट्स में भी होती हैं। इनको नॉन स्टेट एक्टर्स कहा ही इसलिए जाता है क्योंकि किसी स्टेट से अफिलिएटेड नहीं होते हैं। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स। अब सवाल आता है कि नॉन स्टेट एक्टर्स में आते कौन कौन हैं। तो सबसे पहले नॉन स्टेट एक्टर्स में आती हैं इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, जिन्हें शॉर्ट में आईजीओस भी कहा जाता है। ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिसमें 3 या 3 से ज्यादा नेशन स्टेट्स मेंबर्स होती हैं। स्टेट्स इन्हें इसीलिए क्रिएट करती हैं और ज्वाइन करती हैं ताकि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके, और इन ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू वो कलेक्टिव डिसीजंस लेती हैं ताकि उनकी प्रॉब्लम्स को मैनेज किया जा सके। स्टेट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो इन ऑर्गेनाइजेशंस में इश्यूज को डिस्कस करते हैं, और ये ऐसे इश्यूज होते हैं जो कि सभी मेंबर स्टेट्स के म्यूचुअल इंटरेस्ट में होते हैं। ये इश्यूज कुछ भी हो सकते हैं, चाहे रीजनल हो या इकोनॉमिक। आईजीओस मेनली 2 प्रकार की होती हैं, ग्लोबल आईजीओस एंड रीजनल आईजीओस। ग्लोबल आईजीओस ऐसी इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनकी एक यूनिवर्सल या नियरली यूनिवर्सल मेंबरशिप होती है, विच मीन्स कि वर्ल्ड की ऑलमोस्ट सभी नेशन स्टेट्स या मोर देन 90% नेशन स्टेट्स इसकी मेंबर्स होती हैं। और इसका एग्जाम्पल है यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड IMF। फिर आती हैं रीजनल आईजीओस। इस तरीके की इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस का आधार होता है एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट या एक रीजन। इसका एग्जाम्पल है आसियान, सार्क एंड EU। आईजीओस को एस्टैब्लिश करने के पीछे एक पर्पस होता है। जैसे यूनाइटेड नेशंस का पर्पस है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना,
देशों के बीच में फ्रेंडली रिलेशंस को डेवलप करना। वहीं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसी IGOs का पर्पस है जो ट्रेडिंग पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट्स इमर्ज होते हैं उनको मैनेज करना। और ये होती हैं इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस जो कि आती है नॉन स्टेट एक्टर्स में। सेकेंड नॉन स्टेट एक्टर है बिजनेस मोगल्स। ये बहुत ही अमीर और शक्तिशाली बिजनेसमैन होते हैं और अपनी वेल्थ और पावर की वजह से ही वो नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स को इन्फ्लुएंस कर पाते हैं, उनकी पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस कर पाते हैं। इसमें आते हैं वॉरेन बफेट एंड इलॉन मस्क जैसे बिजनेसमैन। ये इतने ज्यादा वेल्दी होते हैं कि इनकी जो वेल्थ है वो कई नेशन स्टेट्स के पास जितना टोटल पैसा है उससे भी ज्यादा इनकी नेटवर्थ होती है। दैट्स वाई ये इंटरनेशनल अफेयर्स में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर एनवायरनमेंट पर कोई पॉलिसी बनाई जा रही है जो इन बिजनेसमैन के फेवर में नहीं है तो ये अपने पैसे का और अपनी पावर का यूज करके उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट होने से रोक सकते हैं। उसके बाद थर्ड नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं TNCs एंड MNCs, यानी कि ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशंस एंड मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। MNCs ऐसी कंपनीज होती हैं जिनका हेडक्वार्टर तो एक स्टेट में होता है बट ये दूसरी स्टेट्स में भी ऑपरेट करते हैं। ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशंस और मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के बीच का डिफरेंस ये है कि जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस होती हैं या MNCs होती हैं इनका एक सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट सिस्टम होता है। जिस कंट्री से ये मेनली ऑपरेट करती हैं उसे होम कंट्री कहा जाता है और सारे जो डिसीजंस होते हैं वो वहीं से मैनेज किए जाते हैं। बाकी देशों में सिर्फ इनकी सब्सिडरीज होती हैं या ब्रांचेस होती हैं। मेन डिसीजन मेकिंग जो होती है वो होम कंट्री के पास ही होती है जहां से ये MNC ऑपरेट करती है। वहीं ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशंस में ऐसा नहीं है। TNCs में कोई सेंट्रलाइज मैनेजमेंट सिस्टम नहीं होता है और ना ही ये TNCs अपने आप को किसी होम कंट्री से रिलेट करती हैं। जिस कंट्री में ये TNCs ऑपरेट करती हैं डिसीजन मेकिंग भी उसी कंट्री की यूनिट्स के पास होती है बजाय कि एक होम कंट्री के हेडक्वार्टर के पास डिसीजन मेकिंग होने के। सो दैट्स द मेन डिफरेंस। TNCs का एग्जाम्पल है नेस्ले जैसी कंपनीज, वहीं MNCs का एग्जाम्पल है माइक्रोसॉफ्ट। इसके अलावा और भी MNCs हैं जैसे कि सोनी, होंडा, टोयोटा एंड पेट्रोनस। अब नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट नॉन स्टेट एक्टर्स आर द NGOs। कई बार तो लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि नॉन स्टेट एक्टर्स में आती ही सिर्फ इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और NGOs हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। NSAs में काफी कुछ आता है। NGOs ऐसी नॉन प्रॉफिट एंटिटीज होती हैं जो कि सरकार से इंडिपेंडेंट होती हैं। ये सरकार से बाहर रहकर कार्य करती हैं। इसके मेंबर्स जो होते हैं वो स्टेट्स नहीं होते हैं बल्कि इंडिविजुअल्स होते हैं जो इन ऑर्गेनाइजेशंस को फॉर्म करते हैं अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए। वो इंटरेस्ट कुछ भी हो सकता है, ह्यूमन राइट्स हो सकते हैं, एनवायरनमेंट हो सकता है। इन NGOs का प्रयास रहता है कि जो वर्ल्ड में ग्लोबल प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व किया जा सके और वर्ल्ड में चेंजेस लाए जा सके। इसीलिए ये डिसआर्मामेंट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ह्यूमन राइट्स जैसे कॉजेज के लिए भी कार्य करते हैं। और साथ ही साथ ये NGOs दूसरी स्टेट्स, सब स्टेट एक्टर्स, MNCs और दूसरे NGOs के साथ भी इंटरैक्ट करते हैं। कुछ NGOs का एक पॉलिटिकल पर्पस होता है, वहीं कुछ का ह्यूमैनिटेरियन या उनका इकोनॉमिक और टेक्निकल पर्पस भी हो सकता है। NGOs लॉबिंग जैसी टेक्निक्स का यूज करते हैं अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करवाने के लिए और इंटरनेशनल अफेयर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए। NGOs का एग्जाम्पल है एमनेस्टी इंटरनेशनल जो कि ह्यूमन राइट से डील करता है, एंड वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर जो कि एक एनवायरमेंटल NGO है। इसके अलावा भी बहुत सारे NGOs हैं which play an important role at the global level and are important non-state actors. Next non-state actors और NSAs हैं religious groups। देखिए ये होते तो religious groups हैं लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे जो पॉलिटिक्स होती है उसको बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। ये उसमें पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं और उसको इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है क्वेकर्स जो कि एक रिलीजियस ग्रुप है और इसका यूनाइटेड नेशंस में अपना एक ऑपरेटिंग ऑफिस भी है। इसके अलावा तालिबान भी इसका एग्जाम्पल है जो कि ना ही सिर्फ एक रिलीजियस ग्रुप है बल्कि एक वायलेंट नॉन स्टेट एक्टर भी है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं सब स्टेट एक्टर्स। नाउ दे आर द ग्रुप ऑफ पीपल और इंडिविजुअल्स विद सिमिलर इंटरेस्ट विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट। ये ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं या ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जिनका सिमिलर इंटरेस्ट होता है और ये स्टेट की बाउंड्रीज के विद इन होते हैं, यानी कि एक ही देश के ये सब नागरिक होते हैं।
लेकिन स्टेट की फॉरेन पॉलिसी को ये अफेक्ट कर सकते हैं, उसको प्रभावित कर सकते हैं, और इसीलिए इनको डोमेस्टिक एक्टर्स भी कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल है ट्रेड यूनियंस और लेबर यूनियंस। अब कोई देश है, वो एक ऐसी पॉलिसी बनाता है जिसके थ्रू वो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन कंट्रीज की कंपनीज उनके देश में आए, तो ट्रेड यूनियंस जैसे सब स्टेट एक्टर्स उस डिसीजन के अगेंस्ट स्ट्राइक कर सकते हैं या सरकार से बातचीत कर सकते हैं डायरेक्टली कि इस प्रकार की फॉरेन पॉलिसी ना बनाई जाए। फिर आती हैं इंटरनेशनल मीडिया एजेंसीज। ये भी एक कॉरपोरेशन की तरह ही पावरफुल होती हैं। देश विदेशों में जो सोशल और पॉलिटिकल हालात चल रहे हैं उस पर ये रिपोर्ट करती हैं, और इसीलिए ये बाकी नॉन स्टेट एक्टर्स की तरह इन्फ्लुएंशियल होती हैं। इसका एग्जाम्पल है रॉयटर्स, RIA और शिन्हुआ जैसी मीडिया एजेंसीज। एंड लास्टली आते हैं आर्म्ड नॉन स्टेट एक्टर्स। इन्हें वायलेंट नॉन स्टेट एक्टर्स भी बोला जाता है, बिकॉज अपने पर्पस के लिए वायलेंस का सहारा भी लेते हैं। ये ऐसे इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स होते हैं जो कि सरकार से या तो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होते हैं या पार्टली इंडिपेंडेंट होते हैं, और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए वायलेंस यूज करते हैं या वायलेंस को यूज करने का थ्रेट देते हैं। डिफरेंट आर्म्ड नॉन स्टेट एक्टर्स के गोल्स वेरी करते हैं, डिफरेंट होते हैं, इनका साइज भी अलग अलग होता है एंड मेथड्स भी ये डिफरेंट यूज करते हैं। क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस भी इसका एग्जाम्पल है, जैसे कि ड्रग कार्टल्स का आपने नाम सुना होगा। इसके अलावा ISIS भी इसका एक एग्जाम्पल है, और पायरेट्स को भी आप आर्म्ड नॉन स्टेट एक्टर्स में रख सकते हैं। तो ये सब ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल्स आते हैं नॉन स्टेट एक्टर्स में। नाउ ये नॉन स्टेट एक्टर्स रोल क्या प्ले करते हैं? ये हेल्प करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल डेवलपमेंटल गोल्स को अचीव करने में। कई सारे डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज हो गया, हंगर हो गया, पॉवर्टी हो गया। तो NSAs वर्क करते हैं इन गोल्स के प्रति। वो रिसर्च करते हैं, इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं और गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेशन में कार्य करते हैं। ग्रीन पीस जैसे एनवायरमेंटल NGOs हमेशा से ही क्लाइमेट चेंज के प्रति कार्य करते आए हैं। दे आर हेल्पफुल इन एडवांसिंग पीस। ये शांति के लिए भी कार्य करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है ICBL या इंटरनेशनल कैंपेन टू बैन लैंडमाइंस। ये एक ग्लोबल नेटवर्क है NGOs का, जो कि लगभग 90 से ज्यादा कंट्रीज में ऑपरेट करता है, और इसका जो प्राइमरी गोल है वो है वर्ल्ड को एंटी पर्सनल लैंडमाइन से बिल्कुल फ्री कर देना। यहाँ तक कि अपने कार्य के लिए इन्हें नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है, क्योंकि ICBL की एफर्ट्स की वजह से ही ऑटवा ट्रीटी को रैटिफाई किया गया था, जो कि एक माइंस ब्रांड ट्रीटी है। दे आर हेल्पफुल इन ओपिनियन बिल्डिंग इन इंटरनेशनल अफेयर्स। इंटरनेशनल लेवल पर एक ओपिनियन बनाने में ये मदद करते हैं, जैसे कि ह्यूमन राइट्स काउंसिल है, ये ह्यूमन राइट्स के प्रति कार्य करता है। इंटरनेशनल लेवल पे लोगों की ह्यूमन राइट्स के प्रति अवेयरनेस को इंक्रीज करने का कार्य करता है, एंड ऑल अक्रॉस द ग्लोब ये ह्यूमन राइट्स को प्रमोट और प्रोटेक्ट करने की बात करता है। इसका प्रयास रहता है कि लोगों में एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन बने ह्यूमन राइट्स को लेकर। NSAs एजेंडा सेटिंग में भी बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एजेंडा इज बेसिकली अ लिस्ट और आउटलाइन ऑफ थिंग्स टू बी कंसिडर्ड और डन। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की अगर एक इंटरनेशनल लेवल पर मीटिंग है या समिट है, उसका एजेंडा सेट करने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि अर्थ समिट हुई थी 1992 में, उसमें काफी सारे NGOs ने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था उस समिट की एजेंडा को सेट करने में। दे ऑल्सो प्ले अ रोल इन गवर्नेंस। कई स्टेट्स ऐसी हैं जो रिलाय करती हैं नॉन स्टेट एक्टर्स पर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए या किसी चीज की प्रोटेक्शन के लिए। नेगेटिव तौर पर अगर हम बात करें तो जो आर्म्ड नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं या वायलेंट नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं, ये कई बार क्या करते हैं, एक देश में सिविल वॉर क्रिएट करवा देते हैं। एक रेबल ग्रुप के तौर पर अपने आप को ऑर्गेनाइज करके ये इनफॉर्मल तरीके से अपनी एक सरकार एस्टैब्लिश कर लेते हैं एक देश में, चाहे उस सरकार को मान्यता मिले या ना मिले। साउथ सुडान में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तो एक देश को गवर्न करने लग जाते हैं। Then they help in monitoring principles, norms and rules of international institutions and international regimes in nation states. इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस और इंटरनेशनल रेजीम्स के जो प्रिंसिपल्स हैं, नॉर्म्स हैं, रूल्स हैं, उनको भी ये मॉनिटर करते हैं कई बार।
और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है IAEA यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जो कि एटॉमिक वेपन्स के स्प्रेड को मॉनिटर करती है। इस तरीके के एक्टर्स से जो छोटे या गरीब स्टेट्स होते हैं उनको भी बहुत फायदा मिलता है, क्योंकि जो मॉनिटरिंग की रिसोर्सेज होती हैं उनकी वो बच जाती हैं। फिर आता है रोल इन इकोनॉमिक स्फेयर। ये इकोनॉमिक स्फेयर में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसका एग्जाम्पल है IMF और वर्ल्ड बैंक। IMF जो है वो वर्ल्ड की जो करेंसीज हैं उसको मॉनिटर करता है और इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम को स्टेबलाइज करने के लिए कार्य करता है। वहीं वर्ल्ड बैंक जो है वो फाइनेंसिंग प्रोवाइड करता है, पॉलिसी एडवाइस प्रोवाइड करता है और गवर्नमेंट्स को टेक्निकल असिस्टेंस भी देता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दे प्रोवाइड सॉल्यूशंस टू इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स। जितनी भी इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स हैं, चाहे एनवायरनमेंट की हो, टेररिज्म की हो, उसके प्रति ये एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, ये रिसर्च करते हैं, सरकारों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, यहाँ तक कि सरकारों के साथ कोऑपरेशन में कार्य करते हैं। ये अपनी रिसर्च के थ्रू ऐसे सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड कर सकते हैं प्रॉब्लम्स के लिए, जिनसे देशों की समस्या दूर हो सके। तो ये कुछ रोल्स थे जो नॉन स्टेट एक्टर्स इंटरनेशनल रिलेशंस में प्ले करते हैं। एंड दिस वाज द टॉपिक ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स, जिसमें हमने समझा कि नॉन स्टेट एक्टर्स क्या होते हैं। ये ऐसे इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो स्टेट से अफिलिएटेड नहीं होती हैं, बट दे आर इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और सोशली पावरफुल। इसीलिए ये इंटरनेशनल स्फेयर को भी इन्फ्लुएंस कर पाती हैं। और इसमें हमने समझा कि क्या क्या आते हैं नॉन स्टेट एक्टर्स में। NGOs, इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, MNCs, TNCs, बिजनेस मोगल्स, आर्म नॉन स्टेट एक्टर्स, सब स्टेट एक्टर्स, ये सब इसमें आते हैं। और जो रोल ये प्ले करते हैं वो भी हमने आज डिस्कस किया। सो आई होप कि आज का जो टॉपिक है वो आपको समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।